MA1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहला एरिया जो MA1 में हमारा है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शंस में हमारे पास क्या आता है जनाब? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोई भी एक ऑफिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं? सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? पॉलिसीज किसे कहते हैं? प्रोसीजर्स किसे कहते हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? सिस्टम्स क्या होते हैं? सेल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? परचेज ट्रांजेक्शन किस तरह होती हैं? पेरोल ट्रांजेक्शन्स किस तरह होती हैं? ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस तरह होती हैं? ये हमारा पहला एरिया है किसका? MA1 का। दूसरा एरिया हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा थोड़ा सा आपका एक रिवीजन हो जाएगा जनाब, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग F1 में देख चुके हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ इसका भी पार्ट है, कोर्स का पार्ट है, तो हमें इसको देखना है। लेकिन ये थोड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिहाज से होगा। अच्छा जी, डबल एंट्री प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगेन यहाँ पे भी हमारा थोड़ा रिवीजन होगा। जनरल लेजर, टी अकाउंट्स, डिफरेंसेस क्या है? ठीक है। बुक कीपिंग क्या है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? इसका पर्पस क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? उसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? ये गपशप हमारी इस एरिया में रहेगी। थर्ड एरिया हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है जी? डिस्क्रिप्शन क्या है? पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? नॉलेज क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रेनी अकाउंटेंट का क्या रोल होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? अभी आप यहाँ पे ट्रेनी हो, ठीक है? और फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। अब ये एरिया यहाँ से मजेदार शुरू होगा। यहाँ से जो है वो आप कह लो एक इम्पोर्टेंट एरिया शुरू होंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पहले तो इसकी बताई जाएगी, फिर कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं? कॉस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन क्या होती है? कॉस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं? कॉस्ट क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? मिक्स कॉस्ट क्या होती है? टैप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ये गपशप हमारी इसके अंदर रहेगी। कैलकुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग प्रॉफिट एक और एरिया जबरदस्त किस्म का। कॉस्ट कार्ड क्या होता है? कॉस्ट यूनिट की कैलकुलेशन किस तरह होती है? प्रॉफिट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, और ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है? आगे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर, मजेदार एरिया एक और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? कोडिंग कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स क्या होती है? प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेंटर स्ट्रक्चर क्या होता है? मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल क्या होता है? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कॉस्ट कंपेयर विद बजट्स क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड आर क्या होता है? स्टैंडर्ड आर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन रेशियोज क्या होते हैं? प्रॉफिट सेंटर, परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर और परफॉर्मेंस मेजर क्या होते हैं, ठीक है? ये चीजें रहेंगी। फिर कोडिंग सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, दोबारा पढ़ रहे होंगे। कोड्स और कोडिंग सिस्टम क्या होंगे? टाइप्स ऑफ कोडिंग सिस्टम्स क्या होंगे? कोड्स को यूज किस तरह करना है? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कोडिंग में अगर एरर हो जाए तो कौन से एरर हो सकते हैं? उन एरर्स को ठीक किस तरह कर सकते हैं? ये सारी चीजें। फिर जी प्रोसीजर्स फॉर परचेजिंग। परचेजिंग के प्रोसीजर्स क्या हैं? परचेजिंग क्या है? परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग गुड्स, मटेरियल ट्रांजैक्शन, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? सोर्स लेजर अकाउंट्स क्या होता है? प्री इन्वेंट्री क्या होती है? इनवॉइसेस क्या होती हैं? कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है? मटेरियल कंट्रोल साइकिल क्या होता है? ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग
लेबर कॉस्ट एंड सेल्स इनकम, अगला एरिया। ठीक है। टाइप्स ऑफ लेबर कॉस्ट, पे स्लिप्स क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स क्या है, क्लासिफाइंग लेबर कॉस्ट, सेल्स को किस तरह प्रोसेस करना है, रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है सेल्स रेवेन्यू की, सेल्स को क्लासिफाई किस तरह करना है। ठीक है। फिर हमारा अकाउंटिंग फॉर लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत ज्यादा। ठीक है। लेबर कॉस्ट को किस तरह क्लासिफाई करना है, कैलकुलेट किस तरह करोगे, डायरेक्ट कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को, डायरेक्ट वर्कर्स को कैलकुलेट किस तरह करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग किस तरह होगी। ठीक है। फिर अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग फॉर मटीरियल। मटेरियल इन्वेंट्री क्या है, कैलकुलेटेड रॉ मटेरियल्स, ऑर्डर क्वांटिटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फीफो मेथड क्या है, लीफो मेथड क्या है, फीफो कैलकुलेशन किस तरह होगी, लीफो की कैलकुलेशन किस तरह होगी, वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह होंगी, पीडब्ल्यूए मेथड की कैलकुलेशन किस तरह होगी, वैल्यूएशन मेथड कंसिडरेशन, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये एरियाज हमारे होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कौन से एरिया हैं इसके अंदर। नंबर 13, एम्प्लॉय रेमुनरेशन, प्रोडक्टिविटी एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है। और कौन सा एरिया हमारे पास, और कौन सा एरिया है हमारे पास जी, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। और कौन सा एरिया हमारे पास जी, बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर हमारे पास और कौन सा एरिया जनाब, स्प्रेडशीट्स। अच्छा जी, एम्प्लॉय रेम्युनरेशन, प्रोडक्टिविटी और लेबर कॉस्ट में हमारे पास एम्प्लॉय रेम्युनरेशन क्या होती है, अदर फॉर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन, मेथड्स किस तरह लेबर कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है उसके पर बात होगी, चेंजिंग मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन किस सूरत में की जा सकती है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन किस तरह चेंज हो सकती है, एनालिसिस ऑफ अर्निंग्स और टोटल लेबर कॉस्ट। ठीक है। फिर हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, absorption and apportionment, process of allocation, apportionment, reapportionment, absorption, allocation, apportionment, reapportionment, इनकी प्रैक्टिस। फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस तरह निकालना है, कैलकुलेट किस तरह करना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को, प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट्स किस तरह पे यूज करना है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के ऊपर बात होगी, कंपेयरिंग होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की और मार्जिनल कॉस्टिंग की। ठीक है। फिर जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग एक और बेहतरीन और क्या कहना चाहिए, इम्पोर्टेंट एरिया, जॉब कॉस्टिंग क्या कैलकुलेट किस तरह करोगे, जॉब कॉस्टिंग को कैलकुलेट किस तरह करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, बैच कॉस्टिंग को, प्रोसेस कॉस्टिंग और लॉस ऑफ मटेरियल को, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस और गेन किस तरह निकालेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर ये वाला एरिया स्प्रेडशीट्स आ जाता है। ठीक है। स्प्रेडशीट्स क्या है, ब्लैंक वर्क बुक्स क्या होती हैं, किस तरह स्प्रेडशीट को सेव करते हैं, सेल्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, स्प्रेडशीट को नेविगेट किस तरह करते हैं, मल्टीपल सेल्स किस तरह को देख रहे होते हैं, घुमाना फिराना इसको किस तरह, ये सारी चीजें पे स्प्रेडशीट के कुछ स्किल्स, सेल्स के कंटेंट अगर डुप्लीकेट हो गए तो किस तरह हटाने, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वगैरह, एवरेज फंक्शन, राउंड फंक्शन, ये सारी चीजें स्प्रेडशीट के कुछ और स्किल्स हैं, जैसे कि सॉर्ट किस तरह करना है, फिल्टर फंक्शन किस तरह लगाना है, फाइंड और रिप्लेस फंक्शन किस तरह करना है, फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है, ये चीजें इसके अंदर आएंगी। और ये हमारी कोर्स आउटलाइन है किसकी, MA1 की। एज फार एज दी
क्या एग्जाम फॉर्मेट इज कंसर्न, वही ये ऑल टाइम सीबीई पेपर है। 2 आवर्स का ये पेपर होता है, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है मैक्स। वही इसके अंदर क्या आपके पास आ रहे होंगे, एमसीक्यूज आ रहे होंगे इसके अंदर आपके पास, मैच द कॉलम आ रहा होगा, इसके अंदर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक आ रहे होंगे, ट्रू फॉल्स आ रहे होंगे, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 50। टीचिंग स्ट्रेटेजी यार वही होगी कि हमने कुछ एरियाज करेंगे, फिर हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ एरियाज करेंगे, फिर एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला आप एक टाइम पे जाके क्या कर दोगे, पेपर दे दोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आए होगे। ठीक है जनाब। अ, ये है हमारा MA1 का इंट्रो। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे कि पहले एरिया पे इसके हम लोग जाएंगे, जो कि हमारा क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कोई सवाल, कोई मसला तो पूछ सकते हैं। आपकी मर्जी, आप पहले FA1 देना चाहे FA1 दे दो, आप MA1 देना चाहे MA1 दे दे, आप दोनों एक साथ देना चाहें दोनों एक साथ दे दे, एक दिन FA1 देना चाहे एक दिन MA1 देना चाहे, अप टू यू। ठीक है, तो वो हम डिसाइड करेंगे, आई विल गाइड यू कि आपने कौन सा पेपर पहले आपको देना है, कौन सा नहीं। इसके अलावा कोई और सवाल है तो पूछें, और वरना फिर हम लोग स्टार्ट करें। MA1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजेक्शन्स। हमारा MA1 का पहला एरिया इजी पेजी एरिया है जनाब, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिविजुअल और ग्रुप वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक इंडिविजुअल या ग्रुप जो कि एक साथ काम कर रहे हैं टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भाई हमने यार अगर तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो जी प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर कॉस्ट, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई कॉस्ट रिड्यूस करनी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल होंडा है, होंडा का क्या काम है कि जी कार्स बनाए, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, नए नए मॉडल्स की कार्स बनाए and all, और प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, एमिरेट्स, एमिरेट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, मुसाफिरों को पहुंचाएं उनकी मंजिलों पे, उनके अब दुबई जहां वो जाना है, उन्होंने सफर करना है, जर्नी करनी है, वहां उनको पहुंचाए और प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, अच्छा जी। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and individual or group working together to achieve common commercial goals, to achieve commercial goals। अब कमर्शियल गोल्स क्या है, कमर्शियल गोल्स क्या है, प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट अर्न करना है, और क्या करना है जनाब, या पे कॉस्ट रिड्यूस करनी है। अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि भाई होंडा का नाम लिया, अकाउंटेंसी का, मेरे इदारे का ही नाम ले लो भाई, मैंने पढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास कराना है, फीसें लेनी है, और इंस्टीट्यूट को बड़ा से बड़ा करना है, कमर्शियल गोल। ठीक है, अब आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हर तरह की शेप्स, हर तरह की नो साइजेस में, छोटे से बड़े साइजेस में आ रही होती है। ठीक है, जैसे कि बात कर ले कि जी हर तरह के साइजेस में, हर तरह के शेप्स में, ठीक है, एक पान शॉप, एक पान का खोखा है, वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो पान बेचता है, सिगरेट बेचता है, कमा रहा है, छोटी सी कॉर्नर शॉप है। ठीक है, फिर एक होंडा है या टोयोटा है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी। ठीक है, गूगल हो गया,
वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है। सैमसंग हो गया, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखो साइजेस का फर्क है। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं इस पेपर में, लेकिन ये टेक्निक्स जो हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आएंगी। अब नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं वो आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए हो गया लो, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की निकल रही है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आप देखो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, कार मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया कॉरपोरेशन हो सकते हैं, वीडियो गेम प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, मूवी स्टूडियोज हो सकते हैं, फार्मेटिकल फर्म्स हो सकती हैं, ऑडिट फर्म्स हो सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गवर्नमेंट ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, चैरिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशंस, पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फंक्शंस होते हैं? शायद बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं जो कि कॉमन भी होते हैं। बिजनेस फंक्शन जो है वो, उनको आप ये भी कह सकते हो कि वो एक डिपार्टमेंट है, ये वो है, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो फंक्शन है जैसे कि परचेजिंग, परचेजिंग एक फंक्शन है, ठीक है। परचेजिंग एक फंक्शन है जो कि इंश्योर करता है कि बिजनेस बाय करता है प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज जो कि उसने आगे, जी, बेस्ट प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह लेना है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है और फिर आगे बेचना है, ठीक है। तो परचेजिंग क्या इंश्योर करता है कि बेस्ट प्राइसेस पे वो प्रोडक्ट्स खरीदे, ताकि वो आगे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज वगैरह तैयार कर सके और दूसरों को दे सके। फिर है प्रोडक्शन, जो कि आप आपके ऑपरेशन होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो गुड्स बनाए ताकि वो बिजनेस आगे सेल कर सके, ठीक है। वो एग्जांपल है, जो मैं जॉब करता हूँ डॉलेंस में, ठीक है, डॉलेंस रिलायबल। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो रिस्पॉन्सिबल है कि भाई वो एसीज बनाए, वो स्प्लिट्स बनाए, वो रेफ्रिजरेटर्स बनाए, डीप फ्रीजर्स बनाए और उसको बनाए, उसको असेंबल करे और फिर अब वो आगे मार्केट में सेल करे, तो क्या, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक सेल्स फंक्शन जनरेट करता है सेल्स, और इंश्योर करता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो स्मूथली हो जाए, बायर और सेलर्स के दरमियान अ, आराम से जी ट्रांजेक्शन हो जाए और पैसा आ जाए। मार्केटिंग फंक्शन क्या इंश्योर कर सकता है कि जी पोटेंशियल जो बायर होता है उस तक इंफॉर्मेशन जाए कि जी हम लोग अब ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, ये रेफ्रिजरेटर ऑफर कर रहे हैं, ये एसी ऑफर कर रहे हैं, ये डिस्पेंसर ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ताकि फिर ऑब्वियसली कस्टमर्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो आके आपसे चांसेस बढ़ेंगे कि जी आप वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस फंक्शन प्रोसेस करता है फंक्शनल डाटा को, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फाइनेंस डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन के कैश को, इंश्योर करता है पेमेंट जो है वो ऑन टाइम हो जाए। बिजनेस जो है अगर आउट ऑफ कैश हो जाएगा तो ऑब्वियसली, अगर प्रॉफिटेबल भी रहेगा तो उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से निकालें। तो फाइनेंस फंक्शन का काम क्या है कि अभी ट्रांजेक्शन वगैरह को रिकॉर्ड करे, कैश का इंतजाम रखे कि भाई शॉर्ट ऑफ कैश ना हो, और एक्सपेंसेस वगैरह को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयज की पेमेंट्स वगैरह निकालना, सप्लायर्स को पे ऑफ करना, ये सारी चीजें देख रहा होता है। फिर आपका आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल डिपार्टमेंट,
इसका क्या काम होता है भाई? हायरिंग करना, किसी को फायर करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज को देखना, ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा जी, डिपेंडिंग ऑन द साइज और पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और भी फंक्शन हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है जी? बेसिकली ओवरऑल आईटी के इश्यूज वगैरह देखने के, भाई नया एम्प्लॉयर है, उसको लैप उसको पीसी वगैरह प्रोवाइड करना, उसका पीसी वगैरह सेटअप करना, अगर किसी के सिस्टम में कोई इशू आ जाता है उसको रिजॉल्व करना डेली बेसिस पे, ये आईटी का काम है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ये आइडेंटिफाई करता है क्या इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, कंप्लेंट आ रही हैं, उसको इम्प्रूव करना, कुछ नए फीचर्स वगैरह प्रोडक्ट में लेकर आना या कंप्लीटली नए प्रोडक्ट बनाना है, उसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यूसली करना, ये किसका काम है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। फिर आफ्टर सेल्स या सर्विस या कस्टमर केयर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई अपने एक बंदा आया था, वो आपसे प्रोडक्ट ले गया, रेफ्रिजरेटर ले गया, एसी ले गया, ठीक है। अब उससे उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, जैसे कि हम लोग ठीक है कि जी 1 साल तक सर्विस फ्री होगी, 2 साल तक सर्विस होगी, वो करना। या फिर अगर किसी का इशू आ जाता है तो ऊपर कंप्लेंट रिसीव करना और उसको जाके रिजॉल्व करना, या आफ्टर सेल सर्विस का काम है। तो फैसिलिटीज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि जी वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतरीन से बेहतरीन हो, एम्प्लॉयज को जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो मिले। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस की देख रही होती है कि फंक्शन स्मूथली चल सके। ठीक है। आ, छोटा सा पॉज देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि भाई कोई सवाल है तो पूछो, फिर आगे बढ़िए। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक तरीका के जी डिफरेंट फंक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल तरीके से किस तरह देखा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक सिंप्लीफाइड वे है कि डिमॉन्स्ट्रेट करें फॉर्मल रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, कम्युनिकेशन फ्लोज, रिपोर्टिंग चैनल क्या होगा, ये सारा चीजें किस तरह देखोगे, वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे देखोगे। जैसे ये है, ठीक है, ऊपर देखो सीनियर मैनेजमेंट आ रही है, फिर परचेजिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन आ रहे हैं, ठीक है, फिर आपका सेल्स एंड मार्केटिंग आ रहा है, फिर फाइनेंस आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल आ रहा है, इस तरह चलते हो। अच्छा जी, अब इसमें देखो जो हमने अभी ये डायग्राम देखी है, ये वाली, ठीक है, अब इसमें देखो सबसे टॉप पे क्या आ रहा है? लीडरशिप आ रही है टॉप, सीनियर मैनेजमेंट आ रही है, जो कि इन्वॉल्व होती है कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जी, और ये देख रही होती है कि भी चीजें जो है वो ऑन ट्रैक हैं या नहीं है। अच्छा जी, ये और क्या देख रहे होते हैं कि जी स्मॉल बिजनेसेस हैं या कुछ डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है कुछ ज्यादा ज्यादती वगैरह तो नहीं हो रही, लीडरशिप सही तरह से पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है वो देखती है कि जी फ्लो ऑफ अथॉरिटी सही तरह जा रहा है, फंक्शंस वगैरह सही कैरी आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप कोई इश्यूज हैं तो उनको रिजॉल्व करना, चेक एंड बैलेंस रखना। ठीक है। अब जो चार्ट है उसमें फॉर्मल रिलेशनशिप्स, वो एक आपको एक हिरार्की दिखाती है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन फ्लो किस तरह होगा, कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग जो हैं वो फंक्शंस कैरी आउट कर रहे होते हैं बहुत सी लोकेशंस पे, ठीक है।
फाइनेंस का बंदा जरूरी नहीं है एक ही जगह पे बैठा हो, डिफरेंट जगहों पे भी बैठे हो सकते हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब जैसे फाइनेंस का बंदा जो है वो ब्रांचेस में भी बैठा हुआ होगा, हेड ऑफिस में भी बैठा होगा, तो कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, ये देखिए। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल आ रही है, मैच द गिवन डेफिनेशंस टू द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच फंक्शन। ठीक है, सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस पे देखो क्या लगता है कौन सा होगा, सेल्स का। सेल्स का हमारा होगा फाइंडिंग न्यू कस्टमर। ठीक है, अच्छा जी। फाइनेंस का पेइंग सप्लायर्स इनवॉइसेस। परचेजेस का इंश्योरिंग ओनली गुड्स आर बॉट, रिक्वायर्ड गुड्स आर बॉट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा होगा ह्यूमन रिसोर्स का, हायरिंग एंड स्टाफ। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऑफिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और तो ऑब्वियसली उसके क्या फंक्शन हो सकते हैं। एक ऑफिस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है पर्सनल और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कंट्रोल होता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। और उसके अंदर क्या फंक्शंस आ रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंफॉर्मेशन फंक्शन से रिलेटेड, कि जी डाटा आपने गैदर करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको डॉक्यूमेंटेड करना है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कस्टमर को ईमेल करनी है, ठीक है, ऑनलाइन सेल्स पोर्टल के लिए, तो फिर उसके लिए डाटा भी तो अरेंज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि जी कस्टमर जो है परचेस ऑर्डर आपको भेजता है ऑफिस में वाया ईमेल या कंपनी ऑनलाइन सिस्टम, तो ऑब्वियसली अब वो पीओ प्रोसेसिंग सिस्टम आपके पास इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सेल्स सिस्टम। फिर इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पर होगी, प्रोसेस किस तरह होगी, फिजिकली होगी या ऑटोमेटिकली होगी, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम लोकली होस्ट होगा, क्लाउड स्टोरेज पे होगा, क्लाउड स्टोरेज जैसे कि आप गूगल ड्राइव वगैरह। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होंगे उसको फाइंड आउट करना, फिर प्रोसेसिंग, उस डाटा को प्रोसेस करना, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे फंक्शन मैटर्स को कंट्रोल करना, चाहे वो एम्प्लॉय से लंच से रिलेटेड हो, क्लीनिंग से रिलेटेड हो, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स हो। ठीक है, एम्प्लॉयज की टाइम शीट्स वगैरह मेंटेन करना, ये सारी चीजें किसका काम आ रहा होता है, मोस्टली जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज बहुत आसान लफ्जों में करके समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस फंक्शन है, यहाँ पे एचआर का फंक्शन है, यहाँ पे मार्केटिंग का है, यहाँ पे सेल्स का है, यहाँ पे प्रोडक्शन का है। अब सारे लोग यहीं बैठे हैं, एक ही जगह अथॉरिटी है, एक ही हेड ऑफिस में इन सब की अथॉरिटी है, यहीं से ये सब चीजें मैनेज हो रही है। ये क्या है, ये सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है मल्टीपल लोकेशन से। अब जैसे कि ये मेरा हेड ऑफिस है, अब यहाँ पे मेरी डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जगह पे।
हमारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि बैंक्स में होता है ये, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डॉलर्स की ब्रांचेस हैं, डिफरेंट सिटीज में है, इवन सिटीज में भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। और अब वहां पे जो है ऑब्वियसली डिफरेंट मैनेजर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंट फाइनेंस का बंदा बैठा हुआ है, ये वो हेड ऑफिस में भी बैठे हैं, वहां पे भी बैठे हैं, और अथॉरिटी हमने ब्रांचेस को दी हुई है कि भाई आपने अपने हिसाब से लेके चलना है, मैनेज करना है चीजों को। क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी किसको, ब्रांचेस को ज्यादा पता होती है अपने शहरों के हिसाब से, उसके हिसाब से ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, या अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछो, तो फिर आगे कंटिन्यू। अच्छा जी, सेंट्रलाइजेशन में देखो क्या फायदे हैं। दोनों के एडवांटेजेस ही बात हो रही है, क्योंकि डिसएडवांटेजेस आप दोनों के एक्सचेंज, सेंट्रलाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, जो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं वो सेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। यू मेक्स। ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी से अवॉइड हो सकती है, कॉस्ट कम रहती है। अच्छा जी, मोर लाइकली है कि कंसिस्टेंट अप्रोच चलेगी, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोसीजर चल रहे होंगे, और हर कोई जो है वो एक्सेस कर सकता है डाटा को, इजियर टू कोऑर्डिनेट होता है, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट स्टाफ होते हैं। अच्छा जी, डिसेंट्रलाइजेशन में जी लोकल कंडीशंस डिसीजंस आपको लेना मुश्किल हो रहे होते हैं, लोकल स्टाफ के पास हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम प्रॉब्लम या फॉल्ट जो है वो रिड्यूस हो रही होती है डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज पे अगर आप आ जाएं, एक गाइड है, पॉलिसी क्या है? एक गाइड है जिसको गिवन सर्कमस्टेंसेस में आपने फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है? सीक्वेंस है या स्टेप्स हैं, किसी भी एक्टिविटी को करते हुए आपने फॉलो करना है। बेस्ट प्रैक्टिस, जो कि मोस्ट कंसिस्टेंट और इफेक्टिव रहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। अम, जैसे कि 12 kg कंसिस्टेंसी रहे, एफिशिएंसी रहे, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके चलें। पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस जो है वो डॉक्यूमेंट होते हैं और पब्लिश्ड होते हैं, ताकि कंफ्यूजन्स वगैरह से वो अवॉइड किया जा सके। कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और कंट्रोल जो है वो एसेंशियल रहे। ठीक है। पॉलिसी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं एक्सेप्शंस, रूल्स वगैरह। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर है।